नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी जो है एग्जाम में इनमें से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने की जो है इनकी संभावना रहेगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का एक सिद्धांत इनमें से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो है अभिकर्मित अनुदेशन का एक सिद्धांत इनमें से अभ्यास का सिद्धांत नहीं है। तो अभिकर्मित जो अनुदेशन के अगर हम प्रतिपादक की बात करें तो ये बीएफ स्किनर है। यह स्वयं अनुदेशन की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर जो है जो अधिगम करता है उसके सामने रखा जाता है। यह स्वतंत्र रूप से इस पर क्रिया अनुक्रिया करता है कि जिसके परिणामस्वरूप उसे पुनर्वरण मिलता है। इस प्रकार वह स्वयं अनुक्रिया करता हुआ आगे बढ़ता है। और अगर हम इसके अन्य नामों की बात करें तो जैसे इस सिद्धांत को हम पुनर्वरण का सिद्धांत या सक्रिय अनुक्रिया जो अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, थॉर्नडाइक का जो ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसे जो आप SR थ्योरी के नाम से भी याद रख सकते हैं। हमें सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, कई बार जो एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि SR थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो ये थॉर्नडाइक है। और एक एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा गया था कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये किसका जो है ये सिद्धांत है, तो थॉर्नडाइक का जो है सिद्धांत रहेगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसमें सीखने की प्रक्रिया में कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये जो क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है ये इसमें से महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो थॉर्नडाइक का जो ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसमें सीखने की जो प्रक्रिया इसमें क्रिया प्रसूत व्यवहार को शामिल नहीं किया गया है। और थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इससे तात्पर्य है कि जिसमें प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम जो है सुखद होता है और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति जो है अनुक्रिया करना सीख लेता है। अर्थात व्यक्ति को जहाँ से अच्छा व्यवहार मिलता है कुछ सीखने को मिलता है, व्यक्ति जो उसी तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिका में सबसे अधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो सबसे निम्न स्थान पर इनमें से किसको रखा गया है? तो ये जो संकेत अधिगम जो है इसे सबसे निम्न स्थान पर रखा गया है। ये जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे इनका जो है कई बार एग्जाम में पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो नाम है ये रॉबर्ट एम गेने है। तो इन्होंने जो है अधिगम की एक विशेष प्रकार की पद्धतियों की जो है व्यवस्था की है जिसमें समस्या समाधान अधिगम को सबसे अधिक उच्च स्थान दिया है, जबकि संकेत अधिगम को सबसे कम स्थान पर इन्होंने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव, तो इनमें से ये क्या है? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। तो शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव जो है ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है। तो क्योंकि इसमें जो बालक है ये शाब्दिक साहचर्य के माध्यम से सीखता है और इसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? दोस्तों, आपने जो क्वेश्चन जो होता है उसे एक दो बार जो है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो है उसमें नहीं में उत्तर पूछ लिया जाता है और हमारा जो दिमाग है ये जो है सही के उत्तर में सेट हुआ रहता है। तो हमें इसलिए जो है एक दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना है कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? तो ये जो पुनर्वरण जो है ये यहाँ पर संप्रेषण प्रक्रिया का एक तत्व नहीं रहेगा। शिक्षण जो साधन है ये संप्रेषण जो प्रक्रिया होती है इसमें विभिन्न तत्वों का जो है प्रयोग किया जाता है जिनमें जो है माध्यम प्रतिपुष्टि और जो अंतःक्रिया करते हुए अध्यापक अपने
जो विद्यार्थी होते हैं उसके साथ उचित संप्रेषण और कक्षा में अच्छी तरह अंतःक्रिया करते हुए निर्धारित जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनको प्रभावपूर्ण उपलब्धि में अच्छी प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट आएगा, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। ये जो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं मंदित मना, तो उन बालकों की शिक्षा के लिए इनमें से कौन सा उपागम जो है ठीक माना गया है। तो सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए जो रहेगा, व्यक्तिक अनुदेशन। तो व्यक्तिगत अनुदेशन से जो है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की जो असफलता होती है उसका पता लगाकर शिक्षक को उसी के अनुसार अपना जो कार्यक्रम है ये तय कर उनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें विश्लेषण होता है कि ये जो मंदित मन है इसे जो है किस विधि के द्वारा इसको पढ़ाया जा सकता है या किस प्रकार से इसकी बुद्धि को जो है ठीक किया जा सकता है, या और उसके बाद जो उसका उपचार किया जाता है कि या उसके कारण जानने के बाद जो उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो एक सत्य नहीं है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या जो कथन है ये ठीक नहीं है, क्योंकि विकास क्या है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो गर्भधारण से लेकर जो है मृत्यु तक चलती है। और विकास शब्द का जो प्रयोग है ये परिणामात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमतापूर्ण व्यवहार आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्र जो विशेष है इसमें बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। तो इसे इनमें से क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। तो क्षेत्र विशेष में बालक की जो विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता है उसे अभिक्षमता कहा जाता है, और इसे जो है एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। अधिक जो है अभिक्षमता जो होती है ये शारीरिक और एक मानसिक दो प्रकार की हो सकती है, लेकिन बढ़ा हुआ जो ज्ञान स्तर है, समझ, सीखा हुआ कौशल या अभिवृत्ति अभिक्षमता के अंतर्गत जो इनमें से नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्रूनर के जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। राइट आंसर जो ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा। तो ब्रूनर का जो ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो पूर्व स्वीकारात्मक अवस्था है इससे जो है मेल खाती है। तो ये जो ब्रूनर जो है इनकी जो ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो पूर्व से क्रियात्मक जो अवस्था इससे मिलती है, और इस अवस्था में बालक जो अपने प्रवेश की जो वस्तु होती है उसको पहचानने और उसमें जो है विभेद करने लग जाता है, और भाषा का विकास जो है इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन व्यक्ति के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो गुण सिद्धांत से इनमें से किसका संबंध नहीं रहेगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। तो व्यक्तित्व के जो गुण सिद्धांत है ये फ्राइड से संबंधित नहीं है। व्यक्ति की जो विशेषता है को ही जो है व्यक्ति के गुण सिद्धांत कहा जाता है। इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक जो है ये गार्डन, अल्पोर्ट, रेमंड कैटल आदि और अहिंसक आदि जो है इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्तिगत असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है इसे क्या कहा जाता है। आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या अनुवादन। इसे जो है उद्भवन कहा जाता है। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, बोली जाने वाली भाषा को जो है सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, ध्वनि ग्राम। बालक जो है ये जन्म से रोने लग जाता है जिसमें वह ध्वनि आवाज़ें निकालने लग जाता है। ये ध्वनियाँ जो है पूर्णतः स्वाभाविक स्वचालित होती है तथा इन्हें सीखा नहीं जाता है, और इन्हीं क्रियाओं के बाद जो है बालक या बड़बड़ाने के माध्यम से जो स्वर और जो व्यंजन ध्वनियाँ होती है इनका अभ्यास करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सबसे अधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो इनमें से सृजनात्मक चिंतन को सबसे अच्छे ढंग से
किस ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो सी आंसर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? सृजनात्मकता जो होती है, ये जो प्रतिभाशाली जो होते हैं, जिनकी बुद्धिलब्धि 150 से ऊपर 140 से ऊपर होती है, उसमें आते हैं। तो सृजनात्मकता जो है ये कुछ नया करने, आविष्कार करने, समस्या का जो समाधान नए तरीके से करने और कुछ नए खोज करने की एक योग्यता होती है जो नए परिवर्तन को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सूक्ष्म शिक्षण। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण है ये क्या है? तो सी आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ये एक प्रभावशाली शिक्षण है और सूक्ष्म तकनीक का अगर सर्वप्रथम हम प्रयोग की बात करें तो ये 1963 में जो है किए गए थे। और इस प्रक्रिया में जो कक्षा का आकार, समय, जो कार्य है, सामग्री और जो वातावरण है प्रदान करने के लिए इसको छोटा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यहाँ पर जो है आपने सुमेल करने हैं, तो कौन सा इसमें से किसका सिद्धांत रहेगा? तो आंसर जो है यहाँ पर डी रहेगा। 4-2-3-1 हल, प्रणोद अवकलन का सिद्धांत, उसके बाद है मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के लिए जाने जाते हैं और मैस्लो को जो है आवश्यकता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये जो सिद्धांत है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है इनके सिद्धांत भी पूछ लिया जा सकता है कि जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है ये किसकी देन है? तो फ्रायड की। तो इस प्रकार से जो आपने इन सभी को जो है याद करना है या एक जो है नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा समूह सृजनात्मकता के जो तत्व है से संबंधित सही है? तो यहाँ अपने जो है इसमें यहाँ पर सही जो है बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। प्रवाह, उसके बाद विविधता, मौलिकता और विस्तार जो है ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है, तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड के द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसे जो हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है कह सकते हैं। तो जो एक 4 या 5 साल का जो बालक है इसमें अपने पिता की अपेक्षा माता से जो वह अधिक प्रेम करता है, तो बालक के व्यवहार में होने वाला ये जो परिवर्तन है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है इसको नाम दिया गया है। और फ्रायड ने पुत्र की माता के प्रति जो है जो आसक्ति है ग्रंथि को ओडिपस कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। तो एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? दोस्तों थॉर्नडाइक जो है इसके द्वारा 3 मुख्य और 5 जो है गौण नियम दिए गए थे, तो यहाँ पर गौण नियमों में एक जो है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है ये गौण नियमों में शामिल नहीं है। अगर हम इसके जो मुख्य नियमों की बात करें तो जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का और प्रभाव का जो नियम है ये इसके मुख्य नियम हैं। और अगर हम इसके गौण नियमों की बात करें तो मनोवृत्ति का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम एवं संबंधित परिवर्तन का नियम जो है इस प्रकार से इसके 5 जो गौण नियम रहेंगे। और दोस्तों आपने जो ये 3 मुख्य और 5 गौण नियम है इनको जो है एक नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का एक उदाहरण है? क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक, ऊर्ध्व या धनात्मक? राइट आंसर जो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, ऊर्ध्व अंतरण। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना जो है ये ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है, क्योंकि जिस प्रकार वो स्कूटर चलाना सीखता है उसी के आधार पर जो कार चलाना सीखता है, तो इसे ऊर्ध्वाधर अंतरण कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है संप्रेषण। संप्रेषण संबंधी अक्षमता इनमें से क्या कहलाती है? तो इसे डिस्फेसिया जो है कहा जाता है। डिस्फेसिया क्या होती है? इससे पीड़ित जो छात्र होते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने एवं मौखिक रूप से सीखने में जो है कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो इसे जो है डिस्फेसिया कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया जो है ये गणित से संबंधित होती है, तो इसमें गणित के जो क्वेश्चन करने में जो है बच्चे को कठिनाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि जो है एक प्रजातांत्रिक नहीं है? तो सी आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। ये जो व्याख्यान जो विधि है ये प्रजातांत्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शैक्षिक जो उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के जो भावनात्मक पक्ष से इनमें से कौन सा स्तर एक संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण का एक स्तर नहीं है? तो यहाँ पर इनमें से एक शिक्षण का स्तर कौन सा जो है इनमें से नहीं रहेगा? तो ये जो अभिप्रेरणा है ये शिक्षण का एक स्तर नहीं है। अभिप्रेरणा स्तर जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण एक क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थी का सभी प्रकार से विकास करना है। और एक कुशल जो अध्यापक जो होता है ये 3 स्तर पर जो छात्रों को पढ़ाता है। ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? स्मृति का स्तर, अवबोध का और परावर्ती स्तर। तो ये 3 स्तर जो हमारे यहाँ पर सही रहेंगे और अभिप्रेरणा स्तर जो है यहाँ पर ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की जो प्रक्रिया है ये उद्दीपन एवं किसके बीच संगति है? तो उद्दीपन एवं किसके बीच की ये संगति रहेगा? तो ये उद्दीपन और अनुक्रिया। हमने जो था पिछले जो क्वेश्चन था उसमें थॉर्नडाइक का जो ये क्वेश्चन किया था, तो उसमें उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है बताया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये जो समस्या समाधान जो विधि है ये प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समस्या समाधान में एक बाधक नहीं है? दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से समझ में नहीं आता है नहीं में, तो आप नहीं की जगह जो है सही लगाकर इस आंसर को चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है इनमें से सही हो सकता है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में पूछा गया है कि समस्या समाधान में एक बाधक इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये जो सूझ विधि जो है ये इसमें जो बाधक नहीं है। सूझ अथवा जो अंतर्दृष्टि होती है ये समस्या समाधान में बाधक नहीं होती है। अधिगम का जो सूझ सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक है ये जर्मन के जो मनोवैज्ञानिक थे वर्दिमर कोप्पा और कोहलर का संबंध जो इससे माना जाता है और इसे गैस्टोलटवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसमें जो ये गैस्ट्रोलटवादी जो थे इन्होंने चिंपैंजी पर जो है एक प्रयोग किया था। तो एक कमरे में बंद करके जो है इन्होंने जो केले जो थे वो एक ऊपर जो खूंटी पर टांग दिए थे तब, और इसको प्राप्त करने के लिए जो चिंपैंजी तो था उसने जो प्रतिक्रिया की थी, तब जो है अंत में उसने जो है उन केलों को प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन सा एक जो है संवेग है? उद्दीपक, ध्यान, आमोद या स्मृति ही? सी आंसर जो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। तो आमोद जो है ये संवेग के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य अपने जो दैनिक जीवन है इसमें सुख दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा का जो अनुभव करता है और यह जो व्यवहार है किसी उत्तेजना के कारण करता है, यह अवस्था ही संवेग कहलाती है। और यहाँ पर जो एक जो उक्ति कही गई है वह या तो वुडवर्थ के अनुसार जो है यहाँ पर संवेग क्या है? ये व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और अगर हम मैकडूगल के अनुसार माने तो संवेगों का संबंध जो है मूल प्रवृत्ति से होता है और इन्होंने 14 संवेगों को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, FIA
CACS के साथ मूल रूप से इनमें से कौन सा संबंध रखता है? तो ये जो फ्लैंडर जो है इसका इनमें से संबंध FIACS के साथ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं रहेगा? ऑप्शन सी, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।